नमस्कार, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक, और भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है जनसंख्या। और इसमें हम लोग रेफरेंस लेंगे किसका? एनसीईआरटी का। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब इसमें जो बिहार बोर्ड के हैं उनको क्या करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बुक में अभी भी जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो जो डाटा वाला जो पार्ट रहेगा वो सिर्फ चेंज करके वो भी इसे देख सकते हैं। बाकी चूँकि हम लोगों को पढ़ना रहेगा जो लेटेस्ट जनगणना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना रहेगा। तो शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, जो भी चैप्टर पढ़े हैं इससे पहले, सारे के सारे किसके थे? भौतिक भूगोल के। ठीक, भौतिक भूगोल के, चाहे वो वन हो, नदी हो, पर्वत हो, पठार हो, कुछ भी हो। ठीक, वो सारी चीज़ें क्या है? हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से है। ठीक, वो आती हैं किस में? भौतिक भूगोल में। और अभी हम पढ़ने वाले हैं किसको? जनसंख्या को। जनसंख्या किससे रिलेटेड है? मानव से। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हम भूगोल में मानव को क्यों पढ़ें, जनसंख्या को क्यों पढ़ें। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि भौतिक भूगोल और मानव दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक, मानव को, अब कहीं मानव की जितनी भी है, मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल से प्रभावित होती है। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ भौतिक भूगोल भी मानव से प्रभावित होता है। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें कि मानव की जितनी भी क्रियाकलाप है उससे कहीं ना कहीं हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है। जैसे अगर मानव अभी चूँकि इतने ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे संसाधन है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे संसाधन घट रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे वातावरण पे पड़ रहा है। मानवों के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसका भी जो प्रभाव है वो हमारे वातावरण पे पड़ रहा है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि यहाँ क्या है कि जो भी भौतिक वातावरण में जो भी उपलब्ध था वो भी अगर कहीं ना कहीं देखे तो मानव से प्रभावित हुआ। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोयला था, कोयला तब तक कोयला था जब तक कि मानव उसका उपयोग करना शुरू नहीं किए थे। ठीक, मानव जब उसका उपयोग करना शुरू किया तब वो क्या बन गया? संसाधन। ठीक, तो चूंकि कोयला संसाधन कब बना? जब मानव उसका उपयोग करना शुरू किए। स्टोन तब तक स्टोन था जब तक औजार में नहीं बदल रहा था। ठीक, जब मानव उसका उपयोग करके औजार बनाना शुरू किए तो स्टोन किस में बदल गया? औजार में बदल गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो भौतिक वातावरण जो है, भौतिक वातावरण में वो मानव से प्रभावित होती है। और मानव जीवन भी जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सुनामी हो या कोई भी किसी भी तरीके की प्राकृतिक घटना हो, सारी की सारी जो है हमारे मानव जीवन पे क्या करती है? प्रभाव डालती है। और मानव क्या करते हैं? भौतिक भूगोल पे प्रभाव डालते हैं। अब अगर पूरा भूगोल जानना है तो हमें दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, तो ये रही कि हम लोग भूगोल में मानव को यानी कि जनसंख्या को क्यों पढ़ें। अब बुक में कुछ लाइन्स हैं उनको समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब समाज किससे बना है? लोगों से बना है। ठीक,
तो उनका अगर विकास होगा तो उसमें, उसके विकास में कौन अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा? लोग ही देंगे, यानी कि एक तरह से जनसंख्या ही देगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? अर्थ की व्यवस्था, यानी कि रुपए पैसे की व्यवस्था। तो इंसान है तो अर्थ की, यानी कि रुपए पैसे की व्यवस्था है, और अगर इंसान नहीं है तो फिर उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर बात हो रही है कि समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का योगदान क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान है तभी तो समाज है, और इंसान है तभी तो अर्थव्यवस्था है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या है? मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, साथ में स्वयं भी क्या है? एक मतलब अलग अलग गुण वाले क्या हैं? संसाधन हैं। ठीक, तो मानव जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, या फिर जो भी जितने भी खनिज हो गए, पेट्रोलियम वगैरह जितने भी हो गए, सारे के सारे क्या हैं? संसाधन हैं। तो उनका निर्माण भी क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं, चूंकि उनको निकालने का काम कर उपयोग में लाने लायक बना रहे हैं। ठीक, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं? निर्माण भी कर रहे हैं, और उससे चूंकि कच्चे माल आए, और कच्चे माल का हम लोग सीधे सीधे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं, साइकिल यूज करते हैं जाने के लिए। साइकिल कौन बनाया? मानव बनाया। तो निर्माण भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, और खुद भी क्या है? एक संसाधन है। संसाधन मतलब क्या? जो हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो मानव कहीं ना कहीं हमको सेवा प्रदान करते हैं। ठीक, मानव कहीं ना कहीं हमें सेवा प्रदान करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो कोई ड्राइवर, अगर गाड़ी से जाना है तो कोई ड्राइवर लेके जाएगा, तो ड्राइवर यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें सेवा प्रदान कर रहा है। तो ड्राइवर भी एक तरह से क्या कर रहा है? संसाधन हुआ। अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो उसका निर्माण कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। और अगर मानव कर रहा है तो मानव हमें सेवा प्रदान कर रहा है, और सेवा प्रदान कर रहा है मतलब क्या हुआ? संसाधन है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या है? प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़, सुनामी, या जो भी है और चीज़ें, भूकंप। ठीक, जब तक किसी घनी आबादी या गांव शहर को प्रभावित नहीं करते हैं, या फिर जब करते हैं ये, तभी क्या कहलाते हैं? आपदा कहलाते हैं। ऐसे ही नॉर्मल कहीं बाढ़ आया, ठीक, उससे किसी भी इंसान को कोई क्षति नहीं हुई, तो उसको हम आपदा नहीं कह रहे हैं। ठीक, और वही बाढ़ आया, उससे इंसानों को क्षति हुई मेनली, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? उसको आपदा कहेंगे। तो ये सारे जो टर्म हैं, बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, अगर मानवों को क्षति पहुंचा रहे हैं तब क्या कह रहा है? कहला रहे हैं आपदा कहला रहे हैं। और अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो ऐसे ही टर्म है। ठीक, तब क्या है? प्राकृतिक, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राकृतिक घटना है। जब क्षति पहुंचा रहे हैं तो आपदा है, नहीं तो प्राकृतिक घटना है। तो कहीं ना कहीं इनका इंपोर्टेंस किसके लिए है? मानव। मानव है तो ये वर्ड अपना अर्थ यानी अपना मतलब रखते हैं। ठीक, आगे है कि सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक क्या करती है? आधारी तत्व है। ठीक, यानी कि एक बेस प्रदान करती है। अब यहाँ से 11th क्लास में ज्योग्राफी के पहले ही चैप्टर में है, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा भौतिक वातावरण है वो जो है एक मंच तैयार करता है। ठीक, और उस पे जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो भी एक्ट है, जो भी वो यहाँ पे करने आए हैं, जो भी उनकी कला है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब एक बार सोच के देखिए, मंच है लेकिन कोई उस पर एक्ट करने वाला नहीं है, तो क्या उस मंच की कोई वैल्यू है? मंच है, एक्ट करने वाला नहीं है, मंच अच्छा खासा सजा हुआ है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब एक्ट करने वाला है लेकिन मंच नहीं है, यानी टैलेंटेड लोग हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है, तो फिर उस टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है, और उस टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है तो फिर वैसे ही टैलेंट है। वैसे भी कहा जाता है कि इंडिया में टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें मंच नहीं मिला, यानी कि मंच के बिना एक्ट करने वाला और एक्ट करने वाले के बिना मंच, दोनों का दोनों क्या है? अधूरा है। ठीक, इसी तरीके से जो भौतिक भूगोल है वो मानव के बिना और मानव भौतिक भूगोल के बिना क्या है? अधूरे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं?
अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है, उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। आगे क्या है, संसाधन, आपदा, विनाश का अर्थ केवल किसके लिए है, मानव के लिए है। यानी मानव अगर उपयोग कर रहा है तो वो संसाधन है, मानव को क्षति पहुंचा रहा है तो वो आपदा या विनाश है। ठीक, तो इनका अर्थ किसके लिए है मेनली, तो मानव के लिए है। ठीक, बाकी भौतिक भूगोल में जितनी भी चीजें हैं, उनकी संख्या, उनका वितरण, उनकी वृद्धि, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, पर्यावरण में उनके स्वरूप, इन सारी चीजों को समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या है ये एक मूल पृष्ठभूमि हमें प्रदान करती है। ठीक, अब कैसे, जैसे कि अगर हमको समझना है बिहार का भौगोलिक स्थिति, तो बिहार में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, आते हैं जनसंख्या की तरफ से आते हैं। ठीक, देखते हैं कि यहाँ जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, फिर सोचेंगे क्यों है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, फिर पाएंगे कि यहाँ खेती आसानी से हो सकता है। खेती आसानी से हो सकता है मतलब मिट्टी क्या है, यहाँ की उपजाऊ है। ठीक, मिट्टी अगर उपजाऊ है तो इसके साथ ही क्या होगा कि और भी जो भौतिक संरचना है वो धीरे 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 हमारे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे उपजाऊ है यानी कि नई नई मिट्टी आती होंगी, नई नई मिट्टी आती है इसका मतलब है कि पक्का नदी होगा, पक्का नदी है मतलब कि यहाँ पे नदी है, मैदानी भाग है और यहाँ की जमीन क्या है, उपजाऊ है। तो किससे पता चला, जनसंख्या से, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। दूसरी ओर राजस्थान की तरफ चलते हैं, वहां देखेंगे अरे जनसंख्या घनत्व कम है। चलो ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम है, क्या रीजन है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, रीजन, अरे यहाँ तो मरुस्थल पाया जाता है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा राजस्थान मरुस्थल है, लेकिन अधिकतर भाग में क्या है, मरुस्थल। अच्छा, तो इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक, तो हमारा जो भौतिक वातावरण है उसकी संख्या या वितरण या जो भी विशेषता है उसको समझने के लिए एक क्या कर दिया, जनसंख्या एक बेस तैयार कर दिया है और उसके ऊपर हम लोग आराम से समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है, अब यहां से एक टर्म आता है, ठीक, कि जनसंख्या तो है, हमें जनसंख्या क्यों जाननी चाहिए, जनसंख्या के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमारी समझ में आ गया है। अब जनसंख्या हम जाने कैसे, अगर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है कुछ भी तो उसके बारे में पता कहाँ से लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोगों की गिनती करनी पड़ेगी। ठीक, तो फिर उसको क्या कहेंगे भाई, तो इसी के लिए इसी चीज को क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। ठीक, अगर इसका परिभाषा देखना है क्या है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। जनगणना क्या कहलाती है, जनगणना क्यों जरूरी है, हम तो समझ चुके कि जनसंख्या क्यों पढ़ना है। अब जनसंख्या क्यों पढ़ना है वो समझ में आ चुकी है, तो जनसंख्या जानने के लिए फिर क्या करें, तो जनसंख्या जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनगणना करेंगे। ठीक, तो जनगणना फिर क्या है भाई, तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, आधिकारिक गणना जिसमें कि सारी चीज आए, लोग कितने हैं, काम क्या करते हैं, उनके जीवन मतलब उनके रहन सहन का तरीका क्या है, क्या वो जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, कितने जो लोग हैं किस किस एज के हैं, किस किस एज के बीच में है, कौन किशोरावस्था में है, कौन बच्चे हैं, कौन गांव में रह रहे हैं, कौन शहर में रह रहे हैं, यानी सारी चीजें हम लोगों को पता चल जाएगी। ठीक, और उसके आधार पे हम लोग फिर आगे भूगोल की स्टडी करेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, अगर ये पूछे तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। तो क्या ये सारे क्षेत्र के लिए हुआ था, तो नहीं, ये कुछ ही क्षेत्रों के लिए हुआ था, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं हुआ था। तो पूरे क्षेत्र के लिए कब हुआ था, तो पूरे क्षेत्र के लिए हुआ था 1881 में। ठीक, यहां से कितने क्वेश्चन बने, इससे पहले क्वेश्चन बने एक कि हमें जनसंख्या को क्यों पढ़ना चाहिए भूगोल में, उसका आंसर हम दे सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद जनगणना क्या है
उसका भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि बतलाओ कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। ठीक, तो क्या ये जनगणना देश के पूरे भाग के लिए था? कहेंगे नहीं। तो संपूर्ण जनगणना फिर कब हुई? तो 1881 में। ठीक, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या के आकार एवं वितरण। ठीक है, अब जनगणना क्या होता है वो भी हम सब समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में किस तरीके से बटा हुआ है लोगों की संख्या, किस क्षेत्र में कैसे कैसे लोगों की संख्या बटी हुई है। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि लास्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। ठीक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 12,106 लाख थी। ठीक, कितनी थी? 12,106 लाख। अगर इसको सिंपल सा अगर हम लोग कहना चाहें तो 121.06 करोड़। ठीक, 121.06 करोड़ हमारे भारत की, हमारे प्यारे भारत की क्या थी? जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो पूरे देश मतलब संपूर्ण जनगणना थी वो हुई थी 81 में, और उसके बाद हर एक 10 साल पे जनगणना होती आ रही है। तो 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, 2021 में ये नहीं हो पाया था, रीजन कोरोना के कारण। ठीक, तो 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे प्यारे भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.06 करोड़। ठीक है, अच्छा ये पूरे विश्व का कितना है? तो ये पूरे विश्व की जनसंख्या यानी पूरे विश्व की आबादी का कितना है? 17.5%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर पूरे विश्व में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उनमें से 17.5 लोग कहाँ के होंगे? भारत के होंगे। ठीक, अगर विश्व में 100 लोग रह रहे हैं तो हमारे भारत के उसमें कितने लोग होंगे? 17.5 लोग होंगे। ठीक है, अब जो ये 121 करोड़ की जो जनसंख्या है ये हमारे देश के क्षेत्रफल, ठीक, हमारा देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये पूरे विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो मात्र 2.4%। ठीक, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.4%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विश्व की 17.5% आबादी जो है मात्र और मात्र 2.4% क्षेत्रफल पे रह रही है। विश्व का 17.5% आबादी मात्र 2.4% भूभाग पे रह रही है। ठीक, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। क्या है? एक मिनट, ये रही। ठीक, ये रहा हमारा जनसंख्या का वितरण। ठीक, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ठीक, ये हमारा दर्शा रहा है 100 का। ठीक, 100 में से भारत का कितना है? 17.5, और ये भूभाग का प्रतिशत दर्शा रहा है। तो इतने क्षेत्र में इतने लोग रह रहे हैं। ठीक, इतने छोटे से क्षेत्र में इतने लोग रह रहे हैं। ठीक, यानी कि 2.4% जो भूभाग है उस पे रह रहे हैं 17.5% लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट है? आगे है कि ये तो देश के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं
कि देश में इसका वितरण कितना कितना है, देश के अंदर में इसका वितरण कैसे कैसे है, किस राज्य में कैसे क्या स्थिति है, सो देख लेते हैं। 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसकी कुल आबादी कितनी है? तो 1990 लाख, 1990 लाख कह लो, या फिर इसको हम लोग कह लें 19.90 करोड़। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हुई? 19.90 करोड़। ठीक, अच्छा, ये पूरे देश के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो पूरे देश की जनसंख्या का 16% है। ठीक, यानी कि पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उसका 16% कहाँ रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर पूरे देश में 100 लोग रह रहे हैं तो उनमें से 16 लोग कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये तो हो चुका है कि उत्तर प्रदेश जो है देश की कुल जनसंख्या के कितना है? 16% है। अब यहाँ पे क्या है कि सिक्किम की आबादी केवल कितनी है? 6 लाख है। जहां उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 19.90 करोड़, वहीं पे सिक्किम की आबादी कितनी है? मात्र और मात्र 6 लाख। ठीक, मात्र कितनी है? 6 लाख है। और लक्षद्वीप जो कि क्या है? संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो लक्षद्वीप की जनसंख्या फिर कितनी है? तो मात्र और मात्र 64,429 हजार, यानी कि 64,429 लोग ही कहाँ रह रहे हैं? लक्षद्वीप में रह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। जनसंख्या कितनी है? तो 19.90 करोड़ या 19.90 करोड़। पूरे देश का कितना प्रतिशत है? 16% है। सबसे कम आबादी वाला राज्य क्या कहेंगे? सिक्किम। आबादी कितनी? 6 लाख। ठीक, और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, या हम ऐसे कह ले कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर के सबसे कम आबादी कहाँ है? लक्षद्वीप में है। ठीक, और सिर्फ राज्य की बात करेंगे कि सबसे, यानी सिर्फ राज्य में बदलाव कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो सिक्किम की, 6 लाख है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर, आगे बढ़े। ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पे। अब जो ये बटा हुआ है हमारी जनसंख्या का, मतलब कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखोगे आप, इसका एग्जाम्पल, भारत की लगभग आधी आबादी केवल और केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ठीक है, यानी कि 5 राज्य मिलाकर के ही आधा आबादी तो खत्म। ठीक, यानी कि 121 करोड़ अगर भारत की जनसंख्या है तो उसमें से 60 करोड़ तो इन्हीं 5, यानी लगभग 60 करोड़ तो इन्हीं 5 राज्यों को मिलाकर के हो जा रही है। अब ये 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य मिलकर के और पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग आधा शेयर ये लोग खुद बांट लेते हैं। ठीक, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 5.5% है। यानी फिर से अगर देश में 100 लोग रह रहे हैं तो मात्र 5.5 लोग कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक, ऐसा असमान वितरण है। यानी कि
5 राज्य तो आधी आबादी ले गए। राजस्थान जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, वहाँ की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का मात्र 5.5% है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डाटा। ठीक, कौन कौन है? उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 8% और आंध्र प्रदेश 7%। जोड़ते हैं 16, 19 16, 9, 9, 8 और 7 हो गए। 16 9 25, 25 9 34, 34 और 8 42 और 7 49% लोग तो इन्हीं 5 राज्यों से हैं, और बाकी जो बचे 51% जो है वो बाकी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके हैं। अब किन राज्य का कितना है, उनमें जो मेन मेन है वो इधर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का पूछे तो 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, यानी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान 6%, कर्नाटक, गुजरात 5%, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम 3%, पंजाब 2%, छत्तीसगढ़, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, जम्मू कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1% और बाकी जो राज्य मिल गए और केंद्र शासित प्रदेश वो सारे मिलकर के हो गए 2%। ठीक, चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक तो हो गया संख्या के आधार पे। ठीक, अब आते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पे। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी प्रति इकाई वर्ग किलो, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे जितने लोग रह रहे हैं, रहने वाले लोगों की संख्या, वहाँ का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक, फिर से समझते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक, और अगर पता है आपको, अगर बात करें भारत की, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मात्र तीसरे नंबर पे है। इससे मात्र बांग्लादेश और जापान यही आगे हैं, बाकी तीसरे नंबर पे हम लोग हैं। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है समझ चुके हैं। हम लोगों से आगे कौन है? तो बांग्लादेश और जापान। ठीक, और हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। इसमें कहीं से भी कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, अब ये तो समझ चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। समझते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल पे भारत में कितने लोग रह रहे हैं? तो 382 लोग रह रहे हैं। ठीक, अब यहां दिया गया है कुछ राज्यों के हैं, सो देख लेते हैं। बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग छूटा हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि इतने क्षेत्रफल पे कितने लोग रह रहे हैं? 1102 लोग रह रहे हैं। और वहीं अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में मात्र 17 लोग रह रहे हैं। सारा डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो बिहार में कितने लोग? 1102 लोग प्रति
किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे रह रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति ही रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। सारी डाटा हैं, डाटा याद करने की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ें। आगे ये रहा कुछ जो मैप है, जो रेड रेड दिख रहा है, एक बिहार दिख रहा है और एक दिख रहा है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक, इसको कलर हम चेंज कर लें। ठीक, एक हमारा बिहार दिख रहा है, एक ये पश्चिम बंगाल है। ये दोनों रेड जोन में है, यानी रेड जोन इसको जो है 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र जहां 250 से कम लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रह रहे। दूसरा है 251 से 500। तीसरा है 501 से 750 और चौथा है 751 से 1000 और पांचवा है 1001 से लेकर के उससे ज़्यादा तक। तो ऐसे क्षेत्र कौन है जहां अगर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी 1001 से ज़्यादा है, तो 2 है। पहला बिहार और दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी अगर आपका है कि 250 से कम वाले जनसंख्या घनत्व वाला कौन है, तो जम्मू कश्मीर, जिसमें लेह लद्दाख भी आ गया अब, जो कट के अलग हुआ है। ठीक, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां 250 से यानी 250 व्यक्ति से कम या 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे रहते हैं। ठीक, 251 से 500 लोग कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, तो गुजरात और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां 251 से लेकर के और 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे रहते हैं। अब तीसरा क्या है, 501 से लेकर के 750, ऐसे कौन है, तो ऐसे में एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक तमिलनाडु है। ठीक, उसके बाद 750 यानी कि 751 से लेकर के 1000 के बीच तो उत्तर प्रदेश, ठीक, और केरल है। ठीक, और 1000 से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र तो बिहार और पश्चिम बंगाल। चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि असम एवं अधिकतर, मतलब वही होगा कि चूंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है इतना क्यों ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर इसका आंसर देना, सिंपल सा आंसर है, जहाँ लोगों को रहने में सुविधा होगी वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। जहाँ रहने में लोगों को सुविधा होगी वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ रहने में लोगों को सुविधाएं कम होंगी वहाँ स्वाभाविक है वहाँ से लोग भागेंगे, मतलब वहाँ कम लोग रहेंगे। ठीक, वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, बस यही चीज़ें होंगी। ठीक, जैसे कि बोला है असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्या है, मध्यम है। क्यों है भाई, तो पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग हैं, मध्यम से कम वर्षा है, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या क्या है, मध्यम है। ठीक, मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आराम से क्या हो जाती है, आसानी से खेती हो जाती है। ठीक, और लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है आसानी से, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है। बहुत सारे रीजन हो गए ऐसे। ठीक, जो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने और घटाने में क्या करती है, अपना योगदान देती है। ठीक है, समतल मैदान है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक, पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या घनत्व में अंतर क्यों देखने को मिलता है, आराम से बतला देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है
जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग समझ चुके हैं, पहले ही कहे थे क्लास के शुरू में ही कि 2001 का डाटा कुछ था, 2011 का डाटा कुछ है। यानी इसका मतलब है कि जनसंख्या क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अगर पूछे जनसंख्या क्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल जनसंख्या क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है। अब आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। आबादी की संख्या यानी कि कितना पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, तो संख्या में हमेशा क्या रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा। उनका वितरण, अब जैसे कि कुछ समय तक क्या था, कृषि प्रधान था, तो गाँव में ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन चूंकि अब लोग बढ़े हैं, लोगों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है, खेती पे सारे के सारे लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं, निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो पहले अगर जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाता तो कहाँ मिलता ज़्यादा, पहले अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाता तो गाँव में मिलता, लेकिन अब कहाँ मिलता है, शहरों में मिलता है। ठीक, तो ये हुआ वितरण। वितरण में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक, तो ये जो है हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक, यहीं अगर लॉकडाउन को अगर ले ले तो लॉकडाउन में फिर से कहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा मिलेगा, गाँव में देखने को मिला, क्योंकि सारे के सारे लोग शहर से कहाँ आ रहे थे, फिर से फिर गाँव आ रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या होता रहता है, लगातार परिवर्तन होते रहता है। अब ये जो परिवर्तन है 3 प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है, 3 प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। पहला जन्म दर से, दूसरा मृत्यु दर से और तीसरा प्रवास से। यानी कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग प्रवास यानी कि एक जगह छोड़ करके दूसरे जगह रह रहे हैं। ठीक, तो ये 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे हमारा जनसंख्या जो परिवर्तन है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, अब जनसंख्या में वृद्धि का क्या अर्थ होता है, सिंपल सा है कि जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ क्या हुआ कि जनसंख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में क्या, परिवर्तन। समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर, ठीक, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। सिंपल सी बात क्या यहाँ से समझ में आई कि निवासियों यानी कि लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। ठीक है। अब इस परिवर्तन को, जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसको 2 प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा व्यक्त करते हैं कि कितना लोगों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, कितने लोगों की संख्या बढ़ी है। ठीक, इसको कहते हैं सापेक्ष वृद्धि। ठीक, कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष वृद्धि। दूसरा क्या, प्रति वर्ष 100 लोगों में कितनी लोगों की संख्या बढ़ी है, 100 लोगों में कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, इसको कहते हैं वार्षिक वृद्धि दर। तो दर्शाने की, यानी जो परिवर्तन है जनसंख्या वृद्धि, इसको दर्शाने के कितने तरीके, 2 तरीके। एक तो सापेक्ष वृद्धि हो गया, सिंपल सा जो नंबर बढ़ा घटा है उसको आप क्या कर लें, निकाल लें, तो वो हो गया सापेक्ष वृद्धि। जैसे कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जो मान लीजिए ए हमारी क्या थी, जो लोगों की संख्या थी, जनसंख्या, वो ए थी। 2011 में जो हमारी जनसंख्या हो गई है वो बी हो गई है। ठीक, यानी बढ़ी है, बी हो गई है, ए से ज़्यादा बढ़ के क्या हो गई है, बी हो गई है। तो पूछेगा सापेक्ष वृद्धि क्या होगा, तो यहाँ से सिंपल सा हम लोग करेंगे बी माइनस ए। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, बी माइनस ए बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, सापेक्ष वृद्धि। लेकिन एक वर्ष में प्रति 100 लोगों में कितने लोग बढ़ रहे हैं, एक वर्ष में
कितने लोग बढ़ रहे हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है हम देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष या फिर एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। ठीक है, तो पहले की जनसंख्या जैसे मान लेते हैं 2001 की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से, यानी पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटा करके इसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और इसी वृद्धि को क्या कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि या फिर सापेक्ष वृद्धि भी कह लो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष वृद्धि। ठीक, अब जनसंख्या का दूसरा पहलू क्या था कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, प्रत्येक वर्ष प्रति 100 व्यक्तियों पर व्यक्तियों की संख्या में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, वार्षिक वृद्धि दर। अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या कहेंगे, प्रति वर्ष या फिर किसी वर्ष प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है उसे क्या कहेंगे, वार्षिक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक, चीजें क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2011 की जनसंख्या और 2001 की जनसंख्या। सापेक्ष वृद्धि क्या है बोले हम, बाद की जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या को घटा दो, सिंपल सा जो नंबर आया वो क्या है, सापेक्ष वृद्धि है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी थी, 12.10.6, ये फिर दे दिया है 10 लाख में दे दिया है, उसको फिर करोड़ में बदलेंगे तो 121.06 करोड़ ही आने वाला है। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे, 1 मिनट, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 1028.7। ठीक है, ये थी हमारी क्या, जनसंख्या। अब अगर पूछे कि सापेक्ष वृद्धि बतलाओ तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, घटा देना है। सिंपल सा क्या करना है, घटा देना है। ये हो गया 1 दशमलव, सॉरी इसको मिटाएं थोड़ा सा, चलिए। ठीक, तो ये हो गया 16 और 16 में से गया 7 तो बच गया ये 9 दशमलव, ये आ गया आपका कितना, 9 में से 8 गया 1 और ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो गया 11, 11 में से सिंपल सा है 1 बच गया तो 1 और ये तो कुछ बचा नहीं तो 181.9। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सापेक्ष वृद्धि। लेकिन अगर हमसे पूछे कि बतलाओ इस बीच वार्षिक वृद्धि दर कितना था, तो वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 1.64 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष 100 व्यक्ति पे 1.64 व्यक्ति क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। प्रति वर्ष कितने 100 व्यक्तियों पे कितने व्यक्ति बढ़ रहे थे, 1.64 व्यक्ति बढ़ रहे थे। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत। ये हो गया सापेक्ष वृद्धि और ये हो गया हमारा वार्षिक वृद्धि दर। ठीक, चीजें क्लियर, अब आगे बढ़ें। आगे क्या है, अब अगर इस डाटा को हम लोग गौर से देखें तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वार्षिक वृद्धि दर है वो मात्र 1.64 है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि लगभग 21 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन दर तो इतना ही है। तो यहाँ पे एक फंडा आता है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसमें
कम वृद्धि दर भी क्या होगी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। सिंपल सा समझते हैं। अगर हमसे पूछे कि 1000 का बताओ, 1000 का 1% बतलाओ, तो क्या होगा, 10 लोग होंगे। क्या होंगे, 10 लोग होंगे। लेकिन अगर हमको कहे कि 10 लाख का बतलाओ, 10 लाख का अगर 1% कहे बतलाने के लिए, तो देखो कितने लोग हो गए, 10,000 लोग हो गए। परसेंटेज कितना है, उतना ही है, 1% ही है। लेकिन अगर 1000 का 1% तो 10, लेकिन अगर 10 लाख का अगर हम लोग निकालना है तो 10,000 आ जा रहा है। तो यहाँ तो बात करोड़ों की है, तो करोड़ों में अगर 1% भी बढ़ता है तो करोड़ों लोग बढ़ेंगे। ठीक, इसलिए क्या होती है कि कम वार्षिक वृद्धि दर भी जनसंख्या क्या करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक, आगे वही चीज़ यहाँ पे है कि जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब भी इसमें सापेक्ष वृद्धि क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक, और यही जो है तीव्र गति से यानी बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर रिकॉर्ड की माने तो कहा जाता है कि 2045 तक हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम लोग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग क्या थे, 2 नंबर पे थे। 1 नंबर पे कौन था, चाइना था। लेकिन कहा जा रहा है कि 2045 तक, हमको तो लग रहा है कि उससे पहले ही कहीं ना हम लोग पीछे कर दें। ठीक, लेकिन ये अनुमान लगाया गया था उस समय कि 2045 तक हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक, आगे बढ़ें। आगे है, अब वही चीज़ें हैं जो कि जनसंख्या जो वृद्धि है या फिर परिवर्तन की प्रक्रिया, 3 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। किस किस पे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे निर्भर करती है। ठीक है, अब जन्म दर क्या है सो समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। वो क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि होता है, क्योंकि प्राकृतिक जन्म लेना और मरना दोनों प्राकृतिक है, उस पर हमारा कोई भी जोर है नहीं। ठीक, तो ये प्राकृतिक वृद्धि ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक, लेकिन एक घटना है जो प्राकृतिक नहीं है, और वो क्या है, प्रवास। क्योंकि हम स्थान चेंज करते हैं, इसमें तो हमारा अपना है ना। हम चाहे कोई मजबूरी में ही एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हों, स्थानांतरित हो रहे हों, लेकिन ये प्राकृतिक कारण तो नहीं है। लेकिन जीना और मरना तो क्या है, ये तो हमारे बस की बात है नहीं। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि का प्राकृतिक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, और फिर प्रवास क्या होता है, सो देख लेते हैं। ठीक है, अब जन्म दर प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। जन्म दर क्या हो गया, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। अगर सपोज कि एक वर्ष में 1000 व्यक्ति पे 10 बच्चों का जन्म हुआ, जीवित बच्चों का 10 जीवित बच्चों का जन्म हुआ, तो ये जन्म दर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, ये जन्म दर हुआ। ठीक, ये 10 जो है हमारा क्या हो जाएगा, जन्म दर हो जाएगा। मृत्यु दर क्या होगा, सिंपल सा, जितने लोग प्रति 1000 व्यक्ति में एक साल में जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होंगे,
मृत्यु दर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, वही चीजें हैं कि प्रत्येक वर्ष यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ठीक, अब बाकी है कि 1980 से जो है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार क्या हुई है? गिरावट आई है। और मृत्यु दर जो है, ये जन्म दर और मृत्यु दर में क्या हो चुका है? काफी बड़ा अंतर आ चुका है। पहले क्या था कि जन्म दर जो है और मृत्यु दर थोड़ा सा था, अंतर था। ठीक, जो भी कहें। ठीक, आगे क्या है कि 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार क्या हो रही थी? गिरावट हो रही थी। ठीक, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या हो रही थी? जन्म दर में ज्यादा हो रहा था और मृत्यु दर क्या हो रहा था? उसमें गिरावट आ रहा था। तो इसमें अंतर बढ़ रहा था। ठीक, और अंतर बढ़ रहा था तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। 1981 के बाद धीरे धीरे जन्म दर में क्या हुई? गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के दर में गिरावट आई है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि में कोई भी गिरावट नहीं आई है। जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट आई है, लेकिन जनसंख्या अभी भी आसमान छूते जा रही है। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब प्रवास दो तरीके के हो सकते हैं। एक, अपने ही देश में इधर उधर चले जाओ। ठीक, जैसे गांव के लोग कमाने के लिए चले जाते हैं शहर में, तो ये हो गया आंतरिक प्रवास। ठीक है, और एक हुआ कि इस देश से कूद के दूसरे देश चले जाओ। ठीक है, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो प्रवास भी कितने तरीके के? दो तरीके के, एक आंतरिक जो देश के अंदर हो और एक अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो ये दो तरीके के प्रवास हो गए। तीन जो है प्रक्रिया हुई जनसंख्या वृद्धि का। कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन तीनों चीजों को हम लोग देख चुके हैं। चलिए, बाकी वही चीज है, आंतरिक प्रवास के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि आती नहीं है। ठीक, आंतरिक प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर बिहार के गांव के लोग अगर मुंबई में जाकर के काम कर रहे हैं तो हैं तो देश ही में ना, यहाँ से गए उठ के वहाँ चले गए, तो यहाँ से कमी हुई, वहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गए। तो देश की जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आएगा? जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, यानी किसी दूसरे देश से आ गए अपने देश में, या अपने देश से किसी दूसरे देश में चले गए, तब जाकर के क्या होता है? जनसंख्या का जो है, जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या का आकार जो भी कह लें, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। चीजें क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और है, आंतरिक प्रवास जो है इसका मेन रीजन क्या है? आंतरिक प्रवास का मेन रीजन है ग्रामीण क्षेत्रों का अपकर्षण। ठीक, और शहरी क्षेत्रों का, यानी जो नगर वाले क्षेत्र हैं उनका अभिकर्षण। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मजबूरियां उन्हें क्या करती है? अपकर्षित करती है, धकेलती है कि साहब आप जाइए बाहर और वहाँ जा कर के काम कीजिए, यहाँ रहने से गुजारा होने वाला है नहीं। और नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र क्या करते हैं? रोजगार के अवसर वहाँ प्रदान होते हैं। इससे क्या होते हैं? वो अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, यानी अभिकर्षित करते हैं। ठीक है, और क्या क्या है? देख, रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर, ये जो है शहर का जो है, ये लोगों को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचती है। ठीक, और गांव में जो भी मजबूरियां रही हो वो उनको क्या करती है? पुश करती है, यानी कि अपकर्षित करती है कि साहब आप जा कर के बाहर में काम करो। ठीक, तो ये चीजें हो गई
ये चीजें हुई। अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि ग्रामीण क्षेत्र यानी कि अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की जो समस्या है ये क्यों होता है, इसका सिंपल सा रीजन क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का अपकर्षण और शहरी क्षेत्रों का अभिकर्षण। ठीक है, आगे आगे क्या है, प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वो तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, जनसंख्या के आकार को ही सिर्फ प्रभावित नहीं करती है बल्कि उम्र, लिंग, ठीक है, इन दृष्टिकोणों से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब जो प्रवास है ये सिर्फ जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करती है, जनसंख्या की उम्र को भी प्रभावित करती है, उनके लिंग को भी प्रभावित करती है, दृष्टिकोण को भी, नगरीय या फिर ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझो कि गांव में लोग रह रहे हैं और शहर में, गांव के लोग कब जाएंगे शहर काम करने, जब काम करने लायक हो जाएंगे तभी तो जाएंगे। ठीक, तो गांव में जो वयस्क होंगे, जो पुरुष वयस्क होंगे वो क्या होंगे, गांव से शहर में जाएंगे। ठीक, तो गांव में पुरुष वयस्कों की संख्या क्या होगी, कम होगी, बच्चों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रहेगी, लेकिन पुरुषों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। किसकी तुलना में, शहरों की तुलना में। ठीक, और वहीं शहर में पुरुषों, वयस्क पुरुषों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो उम्र को भी क्या कर रहा है, उम्र के दृष्टिकोण से भी, लिंग के भी दृष्टिकोण से भी। अच्छा, गांव से लोग कहाँ आ रहे हैं, शहर में, तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, तो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र इन सारी जनसंख्याओं की जो संरचना है सबको क्या करती है, प्रभावित करती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1951 की जनगणना के अकॉर्डिंग 1951, ठीक, 1951 की जनगणना के अनुसार 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। ठीक, नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 17.29%, जो कि 2011 आते आते कितनी हो गई है, 31.80% हो गई है। और अगर दशक की बात की जाए तो 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर के 53 हो चुकी है। यानी कि ऐसे नगरों की संख्या जहां 10 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं, इनकी संख्या 35 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 53 हो गई है। तो प्रवास क्या हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। ठीक, चीजें क्लियर, आगे बढ़े। आगे है किशोर जनसंख्या। अब किशोर का क्या है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये आगे जा कर के सेवा प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक, तो इनका वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब जो किशोर की जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग क्या होता है, 5वां भाग है। ठीक, किशोर कहते किसको है, तो नॉर्मली 10 से लेकर के और 19 वर्ष की आयु के बीच वाले होते हैं। चूंकि ये भविष्य के लिए सबसे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं, इसलिए किशोर की जनसंख्या क्या होती है, अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आगे शिक्षा के प्रसार, इनमें सुधार के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, जागरूकता। चूंकि क्या हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कुपोषण, जितना जो किशोर है यानी कि भारत में जो भी इस एज ग्रुप के लोग हैं, इस एज ग्रुप के लोग हैं, उन्हें सही से पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा है, और ये फैक्ट है। ठीक है, बहुत सी किशोर बालिकाएं हैं जो रक्तहीनता से क्या है, पीड़ित हैं। ठीक, तो भैया इन समस्याओं से छुटकारा फिर कैसे मिलेगा, इन समस्याओं से
क्या हो सकता है, हम शिक्षा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। ठीक, अब चूंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए कोई ना कोई तो कदम उठाया ही गया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार चुपचाप ऐसे ही बैठे बैठे देख रही होगी। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, या एक तरह से कहें कि देख रेख करने के लिए। ठीक, यानी कि बनी रहे, सारी चीज़ें नॉर्मल रहे, इसके लिए सरकार क्या कर रही हैं सो देख लेते हैं। उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ठीक है, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। अब एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, ठीक, और एक परिवार है जिसमें 20 लोग हैं। ठीक, दोनों की जो आमदनी है वो सेम है। अब आप बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकता है। आप लोगों का आंसर होगा कि जिस परिवार में क्या है 4 लोग हैं वो परिवार ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकता है। तो वही चीज़ है कि परिवार के आकार को सीमित रख करके एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। ठीक, आगे भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या किया था, प्रारंभ किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसके अनुसार जिसका उद्देश्य क्या था कि परिवार का नियोजन सही से किया जा सके। ठीक, इतना ना बढ़ जाए कि वो उस खर्चे में जो उनकी आमदनी है उसमें फिर हो ना पाए और फिर कुपोषण और जो भी समस्याएं हैं उनसे फिर परेशान होना पड़े। ठीक, तो इसके लिए लाया गया। आगे क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक, इसमें एक और कदम है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ये थोड़ा सा क्या है इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है लेकिन ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, जो इसके जो 3-4 जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने। ठीक, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने यानी 14 साल तक बच्चों को बिना किसी खर्च के क्या देना है, शिक्षा देना है। ठीक, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 बच्चों से 30 से कम करना है। ठीक है, यानी कि 1000 में जो है 30 से कम लोग जो है क्या हो, शिशु मृत्यु दर जो है वो उससे कम करना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सही देख रेख नहीं हो पाती थी तो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होता था, तो उसको क्या करना है 30 से कम करना है। 1000 में 30 से ज़्यादा यानी कि मतलब 970 से ज़्यादा बच्चे को हम बचा पाएँ, इसके लिए प्रयास करना है। आगे क्या है, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को क्या करवाना है, छुटकारा दिलवाना है। यानी कि बच्चों को क्या करना है, टीका दिलवाना है समय समय पर। ठीक, लड़कियों की शादी की उम्र को क्या करना है, बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। छोटी एज में शादी हो गई फिर आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक, उसके बाद है परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए क्या करना है, एक ढांचा बनाना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, उसके द्वारा जो सोचा गया है कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये उद्देश्य कह सकते हैं, तो ये सारे उद्देश्य हैं। तो आई होप कि शायद ख़त्म हो गया है, देख लें। तो ये चैप्टर यहीं तक था, सारी चीज़ें यहाँ तक क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।